नमस्कार। सभी छात्रों का और छात्राओं का महाविद्यालय के YouTube चैनल के माध्यम से मैं देवेश पाठक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम जो लीगल हिस्ट्री का जो चैप्टर है, उस लीगल हिस्ट्री के चैप्टर में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रिटिश नियंत्रण एवं केंद्रीकरण, ब्रिटिश कंट्रोल एंड सेंट्रलाइजेशन। और उस के तहत जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, उसके द्वारा किस प्रकार से भारत की विधि व्यवस्था में परिवर्तन आया और किस प्रकार भारत की विधि इतिहास में रेगुलेटिंग एक्ट का क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लीगल इतिहास को समझने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इनको, इस प्रश्न को जैसे वीडियो के माध्यम से सुनें और किताब से आप इसके बारे में नोट्स तैयार करें, और कोई अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछें। इसके संबंध में मैंने एक PDF भी डाली है जिसमें चार्ट के माध्यम से भी समझाने का प्रयास जो है किया गया है, किस प्रकार से अपीलों के संबंध में और जो नियंत्रण है पार्लियामेंट का वो किस तरह से रहेगा, इसके बारे में बतलाया गया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी की जो शक्ति में जो परिवर्तन हुए और भारत में जो परिवर्तन हुए और किस प्रकार भारत की जो कंपनी जो कि व्यापार करने के लिए आई थी वो धीरे धीरे वास्तविक सत्ता को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड में कंपनी के संबंध में बहुत परिवर्तन जो है हुए। तो कंपनी की शक्तियों में हुए परिवर्तन के कारण इंग्लैंड में बढ़ते हुए लोकमत एवं सीक्रेट एवं सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के कारण कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण समीचीन समझा गया और ब्रिटेन की संसद ने इसी आशय से रेगुलेटिंग एक्ट 1973 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया। क्योंकि 1773 में पार्लियामेंट ने एक्ट पारित किया तो इसके क्या कारण रहे होंगे, इसके पीछे क्या कारण थे और क्या इसके उद्देश्य थे, वो हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर 1, कंपनी की राजनीतिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण। कंपनी के पास अथाह संपत्ति आने लगी और उसकी जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा थी वो भी बढ़ने लगी। तो उस पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये उचित समझा कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनी के संबंध में एक रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया जाना आवश्यक है। तो कंपनी की वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके साथ ही जो कंपनी की जो सत्ता बिखरी हुई थी उसमें केंद्रीयकरण और शासन की स्थापना, एक ढांचा
उनके द्वारा बनाया गया, जिससे कि सही तरीके से सुशासन, सही तरह से सुशासन का तात्पर्य नहीं था यहाँ पे, उनका तात्पर्य था कि किस तरह से जो है भारत को चलाया जाए, भारत को किस प्रकार उसकी व्यवस्था को बनाया जाए, जिससे कि उनके हित, उनके जो लाभ हैं वो निरंतर बढ़ते रहें, वो निरंतर चलते रहें। इस कारण से क्या किया जाए, तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण बात ये हुई कि स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, जो सुप्रीम कोर्ट अभी तो भारत में नई दिल्ली में है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो है स्थापित किया गया, क्योंकि जो पुरानी जो बस्तियां थी अंग्रेज़ों की, उसमें बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी प्रमुख थी। सूरत भी थी, लेकिन सूरत बाद में, सूरत का महत्व इतना नहीं रहा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसमें में ही सूरत आने लगा। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि स्वतंत्र थे और वहाँ पर स्वतंत्र था, और वहाँ पर जो कानून के जानकार व्यक्ति को न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। कंपनी के ऊपर भी न्यायिक नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के अधीन उसको रखा गया, उसके ऊपर न्यायिक नियंत्रण की स्थापना की गई। ये उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। इसमें प्रमुख परिवर्तन इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या हुए, तो सबसे पहली बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए जो है स्थापित किया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, वो 4 वर्ष तक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रह सकते थे। अंशधारियों के मतदान के अधिकार सीमित, केवल उन्हीं को मतदान का अधिकार था जिनका अंश 1000 पाउंड से अधिक था। तो जो महत्वपूर्ण जो शेयर होल्डर्स थे, क्योंकि 1773 में 1000 पाउंड की सदस्यता होना बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस तरह से मुख्य परिवर्तन ये किया गया। दूसरा जो परिवर्तन था वो है संसदीय नियंत्रण, पार्लियामेंट्री कंट्रोल। कंपनी के राजनीतिक दस्तावेज संसद के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। अब से स्थापित कर दिया कि कंपनी के जो राजनीतिक जो दस्तावेज हैं, जिनमें कंपनी जो है भारत से संबंध में, सत्ता के संबंध में किसी तरह का कोई संविदा करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसके संबंध में जो भी दस्तावेज हैं वो कंपनी के द्वारा संसद के समक्ष रखे जाएंगे। कंपनी के वित्तीय दस्तावेज समय समय पर ब्रिटिश एक्सचेकर, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा चेक किए जाएंगे, अर्थात उसका जो आय और व्यय है उसका लेखा जोखा भी जो है देखा जाएगा, उसमें कोई अनियमितता तो नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। गवर्नर जनरल, कलकत्ता में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, जो कि एक तरह से पूर्ण कार्यकारी व्यक्ति होता था कंपनी के संबंध में, और गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति है वो 5 वर्ष के लिए गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया। प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में उसको नियुक्त किया गया, जो कि 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल स्थापित किया। गवर्नर जनरल कलकत्ता प्रेसिडेंसी का ही नहीं बल्कि मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी तथा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, जो कि मुफस्सल एरिया के नाम से जाना जाता था, उसको भी गवर्नर जनरल के तौर पर, उसका भी वह गवर्नर जनरल था, उसको भी गवर्नर जनरल की पद के अधीन वो मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जिसको मुफस्सल एरिया कहा जाता था, उसका भी गवर्नर जनरल के तौर पर उसको
मनाया गया। गवर्नर जनरल था कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मुफस्सिल एरिया पर उसका आधिपत्य था बिहार एंड उड़ीसा के ऊपर, और कंट्रोल इन वार एंड पीस उसको थी, और गवर्नर एंड काउंसिल मद्रास और बॉम्बई की उसके ऊपर दायित्व था। और गवर्नर एंड काउंसिल मद्रास एंड बॉम्बे वो जनरल कंट्रोल में उसके रहते थे, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी अधीन वो रहते थे, और गवर्नर जनरल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन वो नियुक्त किया गया था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट का अधिकार था, ब्रिटिश पार्लियामेंट उनके ऊपर अधिकार रखती थी। इसी प्रकार जो मद्रास और बॉम्बे में न्याय प्रशासन की व्यवस्था के लिए मेयर्स कोर्ट की स्थापना की, और इनकी अपील सीधे कहाँ होती थी? इनकी जो अपील है वो सीधे प्रिवी काउंसिल जो कि इंग्लैंड में स्थापित थी उसके तहत इनकी अपील होती थी। सुप्रीम कोर्ट का जो कलकत्ता था उसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के संबंध में, मुफस्सिल एरिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संबंध में इसको अधिकार थे, और सुप्रीम कोर्ट की जो अपील थी वो भी जो है सीधे प्रिवी काउंसिल में होती थी। और अन्य जो प्रेसिडेंसी टाउन थे जिनमें मेयर्स कोर्ट स्थापित किए गए थे मद्रास और बॉम्बे में, उनकी जो सीधी अपील है वो प्रिवी काउंसिल में होती थी, और ये सब ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश ताज के अधीन था, प्रिवी काउंसिल भी ब्रिटिश ताज के अधीन था, ब्रिटिश जो ताज है उसके अधीन इनकी स्थापना की गई थी। गवर्नर जनरल की एक काउंसिल होती थी जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्य जो इसमें रखे जाते थे। गवर्नर जनरल 5 वर्ष के जो सदस्य हैं वो भी 5 वर्ष के लिए, और गवर्नर जनरल भी 5 वर्ष के लिए रखा जाता था, नियुक्त किया जाता था। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें जो निर्णय है वो बहुमत के द्वारा होता था। समान मत की दशा में गवर्नर जनरल का निर्णायक मत होता था। गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार अर्थात वीटो का पावर उसको नहीं था, अर्थात जो कार्रवाई होगी वो किससे होगी? बहुमत से होगी, वीटो का अधिकार उसको नहीं था। काउंसिल को कलकत्ता प्रेसिडेंसी तथा बिहार, बंगाल और उड़ीसा के मुफस्सिल क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण की शक्ति जो है दी गई थी। गवर्नर जनरल और काउंसिल को कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो थे उनको उनकी विधि निर्माण करने की शक्ति जो है दी गई थी। लेकिन गवर्नर जनरल एवं काउंसिल ऐसी विधि या रेगुलेशन नहीं बना सकते थे जो संसदीय प्रभुसत्ता, संसदीय विधायन, क्राउन का परमाधिकार या ब्रिटिश कॉमन लॉ के विपरीत हो। अर्थात वो इस तरह के कोई कानून नहीं बना सकते थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के विपरीत हो, क्राउन के प्रोग्रेटिव के खिलाफ हो, संसदीय प्रभुसत्ता के खिलाफ हो, संसदीय विधायन के खिलाफ। इस तरह से गवर्नर जनरल को विधि निर्माण करने की शक्ति बंगाल के संबंध में, बिहार के संबंध में, उड़ीसा के संबंध में और कलकत्ता के संबंध में प्रदान की गई थी। गवर्नर जनरल का जो बम्बई और मद्रास पर भी नियंत्रण था। 1973 से पूर्व तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में अंतर संबंध नहीं था, वो स्वयं अपना व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जाती थी। लेकिन पहली बार सेंट्रलाइजेशन की ओर कार्य किया गया और जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है उसकी गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के तहत ही बम्बई और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी टाउन थे उनको उसके अधीन रखा गया। युद्ध एवं शांति की स्थापना के मामलों में बम्बई एवं मद्रास को गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के अधीन कर दिया गया और जब तक परमिशन नहीं मिल जाती थी
जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल की, तब तक जो मद्रास और बम्बई के जो प्रेसिडेंसी टाउन थे वो किसी भी संबंध में वार और पीस के संबंध में कोई डिक्लेरेशन उनके द्वारा नहीं किया जा सकता था। न्यायिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। अधिनियमों में क्राउन को अधिकृत किया गया कि वह राजपत्र जारी करके कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना करी। 1974 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। न्यायालय स्वतंत्र था। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का नियम लागू किया गया था, अर्थात गवर्नर जनरल और काउंसिल प्रशासनिक व्यवस्था देखेगी और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो न्यायिक व्यवस्था संभालेगा। इस तरह सेपरेशन ऑफ पावर्स की स्थापना यहाँ पर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय को विस्तृत क्षेत्राधिकार जुडिक्शन प्रदान किया गया था। दीवानी सिविल अर्थात सिविल, दूसरा फौजदारी, क्रिमिनल, सामुद्रिक, मैरिटाइन, साम्य, इक्विटी, धार्मिक, रिलीजियस और रिट संबंधी अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई थी। इट वाज ए मिक्सचर ऑफ द कॉमन लॉ कोर्ट्स एंड इक्विटी कोर्ट्स विच वर फंक्शन सेपरेटली इन इंग्लैंड। जो इंग्लैंड में इक्विटी कोर्ट्स और कॉमन लॉ कोर्ट्स हैं उनका एक सम्मिश्रण के तौर पर भारत में इसका प्रयोग किया गया था। इक्विटी कोर्ट्स और जो कॉमन लॉ कोर्ट्स हैं वो इंग्लैंड में अलग अलग तरीके से काम करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दोनों की अधिकारिता जो प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट, न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल। कंपनी पर न्यायालय का नियंत्रण स्थापित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को पूर्व न्यायिक पुनरावलोकन, प्री जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल व काउंसिल का प्रत्येक कानून सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत कराने के बाद ही उसको लागू किया जा सकता था। जिस प्रकार से गवर्नर जनरल और काउंसिल, जो 4 व्यक्ति और एक गवर्नर जनरल मिलकर के जो कलकत्ता, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो मुफस्सिल एरिया के लिए जो कानून बनाते थे, उनको पूर्व में लागू करने से पूर्व उनको सर्वोच्च न्यायालय में उनको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य था। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून का पंजीकरण करने से मना कर सकता था। कोई भी व्यक्ति गवर्नर जनरल और काउंसिल के कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता था। इस तरह का अधिकार 1774 में जो है भारत में प्रदान कर दिया गया था। गवर्नर जनरल और काउंसिल का प्रत्येक कानून इंग्लैंड में प्रकाशित होता था, जहाँ कोई भी व्यक्ति उसकी वैधानिकता को चुनौती दे सकता था, क्योंकि क्राउन के द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए कानून को यदि वो विपरीत हैं तो उसको इंग्लैंड के कोर्टों में भी चुनौती दी जा सकती थी। गवर्नर जनरल के किसी भी कानून को स्वीकार या अस्वीकार करने की अंतिम शक्ति ब्रिटिश काउंसिल में निहित थी। वही इसको चाहे तो उसको स्वीकार कर सकता था, चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता था। गवर्नर जनरल एवं काउंसिल में इस तरह की व्यवस्था, क्राउन में इस तरह की शक्ति निहित की गई थी। अपीलों के संबंध में जो व्यवस्था की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल को अपीलें ले जाने का प्रावधान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय था जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था, उससे जो अपीलें हैं वो प्रिवी काउंसिल में इंग्लैंड में की जा सकती थी। इस तरह के प्रावधान किए गए थे। सिविल मामले अधिकार स्वरूप अपील 1000 पैगोडा, 1000 पैगोडा का मतलब उस समय की प्रचलित मुद्रा है 1000 जो पैगोडा है
उसमें 1000 पैगोडा से अधिक के यदि कोई मामले अर्थात किसी केस की जो वैल्यू है, किसी केस का जो मूल्य है उसमें जो इन्वॉल्व है वो 1000 से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उसके संबंध में अपील सर्वोच्च न्यायालय से प्रिवी काउंसिल में की जा सकती है। फौजदारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय को अनुमति से अपील, क्रिमिनल केसेज में जो है अनुमति से अपील की जा सकती थी। विशेष अनुमति से अपील, प्रिवी काउंसिल की शक्ति, अपील बाय स्पेशल लीव बाय प्रिवी काउंसिल को इस तरह के अधिकार दी गई थी। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन, कंपनी पर नियंत्रण तथा केंद्रीय प्रबंध के नियमों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आप इस टॉपिक को पढ़ें और पढ़ करके आप इसको जब भी कॉलेज खुलें तो मुझे आप इसको चेक कराना, और ये क्वेश्चन आने की संभावना एग्ज़ाम में रहती है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।